हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 73 का आपने सबसेक्शन 1 देख लिया था अभी तक। बहुत छोटा सा कंटेंट था, कुछ खास नहीं था। नाउ 73 का सबसेक्शन 2 स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर कुछ क्लॉजेस हैं। बेसिकली 73 के अंदर 5 सबसेक्शंस है आपके। 1 आपने देख लिया है, 2 देखना है, फिर 3 देखना है, फिर 4 देखना है, फिर 5 देखना है। ये 5 आपके सबसेक्शंस चलेंगे। उसके बाद चर्चा होगी रूल्स की। तो ये ओवरऑल जो आपके पास अभी टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। मतलब कि हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है मेंबर से, ये तय हो गया कि मेंबर से डिपॉजिट हम लेने जा रहे हैं। उसको लेते वक्त अपने को किस किस प्रोविजंस को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें हमारी सेक्शंस के अंदर कवर है और क्या क्या चीजें हमारी कंपनी रूल्स के अंदर कवर है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे प्रोविजंस आपके लिस्ट डाउन किए हुए हैं। टोटल यहाँ पे 24 रूल्स है एक तरीके से। 24 प्रोविजंस, 24 रूल्स है जो कि वन बाय वन डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसको हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। फर्स्ट, इस वाली वीडियो के अंदर हम सेक्शनल पार्ट जितना है, मतलब जितना आपके सेक्शंस के अंदर कवर्ड है, मतलब कि सेक्शन 73 का सबसेक्शन 5 तक, वो हम अभी कवर कर लेंगे इस वाले में। और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें कि हम सारे रूल वन बाय वन कवर कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये 2 पार्ट के अंदर कहने का मतलब है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये पूरा पूरा खत्म होगा। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कह रहा है क्या कि कोई भी कंपनी जिसको कि एक्सेप्ट करना है या फिर डिपॉजिट को रिन्यू करना है फ्रॉम मेंबर्स, ये कंफर्म हो गया, फ्रॉम मेंबर्स, पब्लिक की बात नहीं हो रही है, तो उनको ये सारे प्रोविजंस को फॉलो करने होते हैं, इनको कंप्लाई करना जरूरी है। सबसे पहला आता है सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2। 1 हमने देख चुके हैं। 2 के अंदर सबसे पहली बात कहता है कि भैया आपको एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। अब रेजोल्यूशन में यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बताया गया। द थिंग इज कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता तो आपको अलग से बताया जाता, वो नहीं बताया गया। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम आपका चल जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी काफी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका इसका जो कि आता है 73 के सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए। अब क्लॉज ए करके काफी सारे क्लॉजेस आएंगे, तो मैं क्लॉजेस में बात करूंगा। सबसे पहले क्लॉज ए कहता है क्या कि आपको सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। किसको इशू करना पड़ेगा? मेंबर्स को। और उसके अंदर स्टेटमेंट होना जरूरी है। सर्कुलर का बेसिकली मतलब क्या हुआ? एक तरीके से इन्विटेशन दे रहे हैं हम, इन्विटेशन दे रहे हैं मेंबर्स को कि जी हमें डिपॉजिट चाहिए, हम आपसे एक्सेप्ट करने को राजी हैं। जो भी उसकी कंटेंट है, जितनी भी सारी बातें, जितनी आपको डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप इशू करोगे। किसको? मेंबर को इशू करोगे। और उसके साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट अटैच करना है। स्टेटमेंट क्या अटैच करना है? उस स्टेटमेंट के अंदर आपको बतानी है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी कंपनी की, क्या कंपनी का क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, वो निकाला जाता है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके अंदर कितने आपके पास ऑलरेडी डिपॉजिटर हैं और कितना उनका अमाउंट ऑलरेडी ड्यू है। जो पुराने आपने डिपॉजिट वगैरह लिए होंगे उसके अकॉर्डिंग कितना आपके पास ऐसा अमाउंट है जो कि अभी तक ड्यू है, जिसकी रिपेमेंट नहीं हुई है, और कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हैं। और भी कुछ और पर्टिकुलर्स जो होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रिस्क्राइब मैनर में अटैच करके सर्कुलर के साथ भेजनी होती है। किसको? मेंबर्स को। पहली पॉइंट। अब ये छोटा सा नहीं है क्लॉज ए, जो इसके अंदर काफी सारी बातें। नंबर 2 कहता है कि जो हम भेजेंगे कैसे भेजेंगे, जो मेंबर्स को भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, किसी भी तरीके से आप भेज सकते हो इन फॉर्म डीपीटी 1। अभी डीपीटी 1 बेसिकली एक फॉर्म है आपका, जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको ये सारे दस्तावेज जो है उनके तक पहुंचानी होती है, मेंबर्स तक। फिर बात कहता है कि जो ये सर्कुलर है इसको आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा। ये सारा क्लॉज ए चल रहा है। पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश कहां करना पड़ेगा? तो आपको पता है जब भी पब्लिश करने की बारी आती है तो 2 जगह चुने जाते हैं। नंबर 1 कि एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज का वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए। ये लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होगा? उस जगह की लैंग्वेज जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और वहां पे उस न्यूज़पेपर का प्रचलन है, बेसिकली वहां पे वो बढ़ता है। तो उन दोनों न्यूज़पेपर के अंदर आपको इस सर्कुलर को पब्लिश करना भी पड़ेगा। इन एडिशन टू दैट आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो भी आपके सीए साहब होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। आपके डीपीटी 1 के साथ उसको अटैच करना है। जो अपने डीपीटी 1 देना है, डीपीटी 1 बेसिकली क्या था, जिसके अंदर आपको सर्कुलर जाएगा, स्टेटमेंट जाएगा, साथ में एक ये सर्टिफिकेट भी जाएगा। क्या सर्टिफिकेट? कि उसके अंदर ये सर्टिफाई किया जाएगा कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया। किस बारे का डिफॉल्ट? की ना भैया रिपेमेंट के अंदर डिफॉल्ट हुआ है, ना ही इंटरेस्ट देने में डिफॉल्ट हुआ। मतलब कि जो डिपॉजिट लिया वो भी आपने रिपेमेंट टाइम पे करा जब भी लिया है, और जो उसके ब्याज दर थे, जो ब्याज की पेमेंट थी, वो भी आपने टाइम पे लिया, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं किया। इस चीज का एक सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर देंगे आपको, जिसको कि आपको अटैच करना है डीपीटी 1 के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया हो, तो कंपनी के अगर पिछले सालों में डिफॉल्ट रहे हो, तो भी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि कंपनी ने डिफॉल्ट जो किया था उसको उन्होंने ठीक कर लिया। जो भी डिफॉल्ट थे वो सारे गुड हो गए हैं, अब ठीक हो चुके हैं अब। और उस ठीक होने के बाद भी 5 साल बीत चुके हैं। मतलब कंडीशन क्या है कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो पहले डिफॉल्ट को आप करेक्ट करो। करेक्ट करने के बाद जब 5 साल बीत जाएंगे, उसके बाद ही आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये अगर हो चुका है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। कौन? आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर।
तो ये दोनों चीजें यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद जो ये सर्कुलर इशू किया जाएगा, बेसिकली कौन इशू कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी इशू कर रही है। कंपनी बेसिकली कौन है? तो कंपनी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे ये इशू किया जाएगा सर्कुलर आपको। फिर बात आती है एडवर्टीजमेंट की। भैया जो एडवर्टीजमेंट निकाल दिया आपने, जो पब्लिश कर दिया, इश्तेहार निकाल दिया अपने न्यूज़पेपर वगैरह में, ये कब तक वैलिड होगा? एक बार निकाल दिया तो ये कब तक चलेगा? तो जिस साल भी आपने एडवर्टीजमेंट निकाला उस साल के खत्म होने के 6 महीने बाद तक वैलिड है, या फिर जिस दिन आपने एजीएम हो गई उस डेट तक वैलिड है। इन दोनों में से जो भी विचएवर इज अर्लियर, मतलब जो भी इनमें से पहले होगा उस डेट तक वैलिड है। मतलब कि साल खत्म हुआ उसके बाद 6 महीने तो आपको पता है 30 सितंबर, एजीएम आपकी हो गई जुलाई में, तो कब तक वैलिड होगा आपका एडवर्टीजमेंट? जुलाई तक वैलिड होगा। एजीएम आपकी हो गई अगस्त में, तो कब तक वैलिड होगा? अगस्त तक वैलिड होगा। तो विच एवर इज अर्लियर। अगर सपोज करो एजीएम ही नहीं हुई, तो हम देखेंगे कि भैया एजीएम नहीं हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट किस डेट तक एजीएम हो जानी चाहिए। वो अलग बात, आपका डिफॉल्ट है, आपने एजीएम कंडक्ट नहीं कराया, लेकिन अगर हम एक्ट की सुने, एक्ट की माने, तो किस डेट तक आपका एजीएम हो जाना चाहिए था, उस डेट को हम कंसीडर करेंगे और उस डेट से उस 6 मंथ को कंपेयर करेंगे और विच एवर इज अर्लियर आपका कॉन्सेप्ट चलेगा एडवर्टीजमेंट की वैलिडिटी के ऊपर। ठीक है जी। फिर ये बेसिकली क्यों कॉन्सेप्ट है? ताकि हर साल जो आपको डिपॉजिट लेना हो उसके लिए एक फ्रेश आपका सर्कुलर फाइल किया जा सके, क्योंकि हर साल की आपकी क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाती है, हर साल का आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाता है, हर साल के आपके डिपॉजिट्स वगैरह की जो स्टेटमेंट्स है, ड्यू अमाउंट है, जो कंडीशन है, आपका डिफॉल्ट की कंडीशन है, वो सारी चीजें हर साल बदलती रहती हैं। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हर साल है कि हर साल आपको एक फ्रेश सर्कुलर करना पड़ेगा अगर आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। तो ये सारी जानकारी थी क्लॉज ए में, जो कि अपने आप में अच्छी खासी थी। नाउ क्लॉज 2 बात करता है। क्लॉज 2 कहता है कि भैया आपने सर्कुलर वगैरह भेज दिया, अब इसकी फाइलिंग भी कर दो। फाइलिंग करने का मतलब क्या है कि आपको सर्कुलर, जो आपने सर्कुलर था, स्टेटमेंट था, वो इशू करने से पहले आपने सब कुछ तैयार कर लिया, इसको इशू करने से पहले आपको इसको किसको दिखाना पड़ेगा? अपने रजिस्ट्रार को, उनको चेक करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। मतलब सर्कुलर इशू होने से 30 दिन पहले तक आपको क्या कर देना है? रजिस्ट्रार के पास इसकी फाइलिंग कर देनी है। किस चीज की फाइलिंग कर देनी है? आपके सर्कुलर की, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। नाउ अगला पॉइंट आता है आपका, जो कि क्लॉज सी के अंदर कवर होता है। वो कहता है आपको डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व एक बनाने की आवश्यकता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप ध्यान दो, आपने डीआरआर टाइप की चीजें पढ़ी है पीछे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टाइप की चीजें पढ़ी है, तो कुछ उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जरा समझो इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सपोज करते हैं हम 2020-21 का एक साल चल रहा है और 21-22 में मेरे को कोई ऐसे डिपॉजिट है जो कि मैच्योर होने वाले हैं, मतलब उसकी मेरे को पेमेंट करनी है। तो जितना भी 20-21 के अंदर डिपॉजिट मैच्योर होगा उसका 20% आपको 31 अप्रैल 2020 की डेट पे डिपॉजिट कर देना है एक सेपरेट अकाउंट के अंदर। मतलब फॉलोइंग ईयर के अंदर जितने भी मेरे डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं अगले साल फॉलोइंग ईयर में, उसको आपको इस साल के 30 अप्रैल में, हर साल के 30 अप्रैल में आपको उसका 20% जितना मैच्योर होने वाला उसका 20% एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको डाल देना है, किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर, जिसको हम डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। फिर बाद में इसको रूल 3 के थ्रू आपको और क्लैरिफाई किया जाता है कि भैया ये जो 20% है, देयर इज मिनिमम, मतलब कि पूरे साल ये 20% ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20% आपने डाल दिया बाद में उसको पैसे को निकाल लो ना, ये पूरे साल मेंटेन रहेगा 20%। इसको सिर्फ यूज किया जा सकता है कहां पे? उस रीपेमेंट के पर्पस के लिए ही, और कहीं भी इस पैसे को यूज आप नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड मनी है एक तरीके से आपका, जो कि एज पर लॉ आपको कंप्लाई करना है, उसको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखना है। मिनिमम 20%, आप ज्यादा करना चाहो आप ज्यादा भी कर सकते हो, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको जो लॉ बताता है वो बताता है 20% की। दिस इज क्लॉज नंबर 3। नाउ आपने एक देखा भी सर्टिफिकेशन हुआ डिफॉल्ट को, जिसको किसने दिया? कंपनी ऑडिटर ने दिया। ठीक है। अब एक कहती है कि भैया कंपनी खुद भी सर्टिफाई करेगी अपनी हालत को, कंपनी भी सर्टिफाई करके बताएगी कि उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। किस टाइप का डिफॉल्ट? मतलब किसी भी पेमेंट का, इंटरेस्ट का, किसी भी चीज का कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा रिलेटेड टू डिपॉजिट ऑब्वियसली। और अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो अगेन वही डिफॉल्ट को वो ठीक कर चुके हैं, और ठीक करने के बाद 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद वो डिपॉजिट मांगने जा रहे हैं। तो इस चीज की एक सर्टिफिकेशन किसको देनी है? कंपनी को भी देनी है। ऊपर आ गया किसने दे दिया? कंपनी ऑडिटर ने, बट कंपनी भी जिम्मेवार है इस चीज को सर्टिफाई करने के लिए। ये आपका कवर होता है क्लॉज नंबर ई के अंदर। अब आप ऊपर देखोगे क्लॉज नंबर डी आया, नीचे देखोगे क्लॉज नंबर सी आया ऊपर 4th पॉइंट में। 5th पॉइंट में आपका क्लॉज नंबर ई आया, बीच में गायब है क्लॉज नंबर डी। वो डी बेसिकली गायब क्या है? उसको ओमिट कर दिया गया है 15 अगस्त 2018 की डेट पे, तो वो फिलहाल अब एग्जिस्ट नहीं करता क्लॉज, इसलिए उसकी यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। नाउ अगला पॉइंट आता है प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि जो ये हम डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, डिपॉजिट जो मंगवा रहे हैं मेंबर से, उस डिपॉजिट को क्या हम सिक्योर कर सकते हैं? मतलब सिक्योर डिपॉजिट इशू कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हो, ये तो भैया आपके ऊपर है। आप चाहते हो कि आपका डिपॉजिट जो है वो सिक्योर्ड रहे, तो डिपॉजिटर क्या होंगे? वो भी सिक्योर्ड होंगे, वो भी आपसे खुश रहेंगे कि भैया इन्होंने हमारे डिपॉजिट को सिक्योर कर रखा है। तो ये कंपनी के ऊपर है,
कंपल्सरी नहीं है कि आप डिपॉजिट सारे सिक्योर्ड इश्यू करो, अनसिक्योर्ड भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों फॉर्म आपको अलाउड है, बट कंपनी चाहे तो उसको सिक्योर्ड भी कर सकती है, और अगर सिक्योर्ड करेगी तो क्रिएशन ऑफ चार्ज का एक कॉन्सेप्ट आता है, हम आगे पढ़ेंगे, हमारे आगे सेक्शंस में आएगा कि चार्ज क्रिएट अगर करना है किसी भी डेट के ऊपर तो वो कैसे किया जाता है। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज के जो भी स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप सिक्योर्ड करना चाहते हो, तो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया था क्या, कि भैया सिक्योर्ड का मतलब होता है फुल्ली सिक्योर्ड, मतलब कि कोई सा डिपॉजिट अगर उसने आपको पार्शियली सिक्योर्ड कर रखा है तो वो अनसिक्योर्ड ही कहलाता है, अगर कुछ भी सिक्योर नहीं किया तो भी अनसिक्योर्ड कहलाता है। मतलब अगर किसी को सिक्योर्ड बनाना है तो उसको फुल्ली सिक्योर करना पड़ेगा, पार्शियली भी होगा तो वो अनसिक्योर्ड ही रहता है। ये आपका सिक्योरिटी का प्रोविजन है, ये आपका कवर हो गया आपका क्लॉज नंबर एफ के अंदर। फिर बात आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़े, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, डी था नहीं, ई पढ़ा, एफ को छोड़ दो फिलहाल, सिक्योरिटी वाले पॉइंट को छोड़ते हैं। ये जो ई तक के पॉइंट थे ये कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते जी? प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते, साथ में स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होते, जो कि आपको नोट के अंदर दे रखा है। फिलहाल बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते। कौन से प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होते? वो प्राइवेट कंपनी जिन्होंने जो डिपॉजिट लिया है वो 100% से ज्यादा नहीं लिया। 100% किसका? उनकी पेड अप शेयर कैपिटल, उनका फ्री रिजर्व और उनका सिक्योरिटी प्रीमियम, इतना वो ले सकते हैं। मतलब जितना उनका पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस कर दो फ्री रिजर्व्स को, प्लस कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम को, इन तीनों को जोड़ दो, उसका 100% जितना भी आएगा, मतलब उनका जो टोटल अमाउंट होगा उससे ज्यादा अगर उन्होंने डिपॉजिट नहीं लिया है तो उनको ऊपर के जो प्रोविजंस थे उसको कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बिना कंप्लाई किए भी डिपॉजिट ले सकते हैं। पहला पॉइंट। नंबर 2, अगर बात करें किसी स्टार्टअप कंपनी की, तो स्टार्टअप जब हुआ, जब उसने कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेट करी, उसके 5 साल अभी नहीं बीते हैं तो भी उसके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ए, बी, सी और ई, ये चारों क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है और वो कंपनी को शुरू हुए अभी तक 5 साल नहीं हुए, 5 साल आपके खत्म नहीं हुए। और तीसरा पॉइंट आता है कि जो ये प्राइवेट कंपनी है, ना ही कोई एसोसिएट कंपनी है, ना ही कोई सब्सिडियरी कंपनी है, जो इस कंपनी की बोरोइंग है, अब अगर मैं बोरोइंग को ले लूं तो जो इस कंपनी की बोरोइंग है वो लेस देन ट्वाइस है किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का, या फिर 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो, अगेन मैंने इस चीज को पहले भी एक बार समझाया हुआ है कि किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़ रुपीस, तो उस 20 करोड़ रुपीस का ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम 20 करोड़ रुपीस का ट्वाइस करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा 40 करोड़। 40 करोड़ का आपको कंपेयर करना है 50 करोड़ से, तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर होगा आपका 40 करोड़। मतलब कि जो आपकी बोरोइंग है अगर वो 40 करोड़ से कम है तो आप इसकी कवरेज में आते हो, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप उसमें फॉल करते हो। अगर 40 करोड़ से ऊपर चले गई तो आप इसमें कवर नहीं होते, फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे वो वाले क्लॉजेस भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। फिर बात आती है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा किसी भी रीपेमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी बोरिंग का रीपेमेंट हो, कब तक? जब वो एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने जा रही है उस टाइम तक में उसकी कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं है रीपेमेंट के रिगार्डिंग। फिर बात आती है कि भैया ये ए बी सी 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट कौन सा था? 100% वाला, दूसरा पॉइंट का आया स्टार्टअप वाला, तीसरा पॉइंट आया जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी थी। अब ये तीनों पॉइंट अगर किसी के ऊपर लग भी रहा है ना, लेकिन स्टिल उसको रजिस्ट्रार को फाइलिंग करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को फाइल करके बताना पड़ेगा कि उसने कितना पैसा रिसीव किया है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट की फॉर्म में उसने कितना पैसा रिसीव किया, उसकी डिटेल्स की जो फाइलिंग है वो रजिस्ट्रार को करनी पड़ेगी। और उसके लिए फॉर्म होता है आपका डीपीटी 3। जो भी आपकी डिपॉजिट्स हैं उसमें कितना पैसा आपको रिसीव हुआ, उसकी क्या डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स आप अपनी रजिस्ट्रार तक पहुंचाओगे, इवन दो आप पे वो कवर नहीं होते वाले फॉर्म। मतलब एबीसी की बात करेंगे, एबीसी वाली कंपनीज जो होंगी उनको भी डीपीटी 3 फाइल करना जरूरी है, उनकी वो फाइलिंग होगी। ठीक है, चलिए नाउ ये था आपका 73 का सबसेक्शन 2 जो कि पूरा खत्म हुआ सारे क्लॉजेस के साथ विद एक्सेप्शंस। अब आता है इसका सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 3 बात करता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट की, कि भैया रीपेमेंट जो होगी वो कैसे की जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है रीपेमेंट कैसे की जाएगी, जैसे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगा। मतलब जब आपने डिपॉजिट लिया तब जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपकी रीपेमेंट की जाएगी, नथिंग एल्स। तो सबसेक्शन 3 बहुत इजी है, ये स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी है, वो सेम टू सेम है जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा है प्राइवेट कंपनी के केस में, तो सेम चल रहा है, आप रीड मारोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करता है एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल इफ कंपनी फेल्स टू रीपे। मतलब कि भैया कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, आपके जो डेट्स थे वो मैच्योर हो गए, जो आपके डिपॉजिट थे वो मैच्योर हो गए, कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रही। तो कंपनी का रीपेमेंट नहीं कर पा रही तो डिपॉजिटर बेचारे क्या करेंगे? डिपॉजिटर अप्लाई करेंगे ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगे, जी हमारा पैसा ऐसा कंपनी में फंसा हुआ है, कंपनी वापस लौटा नहीं रही, आप कुछ करो। फिर कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो उसको ठीक ठाक लगेगा उस अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर देगी कि भैया रीपेमेंट अभी करो, कभी करो, कैसे करो, वगैरह वगैरह सब कुछ देखने के बाद थिंग इज कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। कौन? डिपॉजिटर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है ट्राइब्यूनल को, अगर कंपनी पैसा उनका नहीं लौटाती है तो। ये बात आती है आपकी सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर। नाउ
सबसेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं, ये बात करता है यूजिंग द अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। अभी आपने बात देखा था कि आपको ये रिजर्व बनाना जरूरी है। अब रिजर्व को यूज कहां करेंगे, तो ऑब्वियस बात है वहीं पे भी क्लैरिफिकेशन आ गया था कि इसको यूज कहां किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट के पर्पस के लिए, मतलब डिपॉजिट को रीपेमेंट करने के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। रूल 13 भी इसी चीज को क्लैरिफाई करता है कि भैया इसको सिर्फ और सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए ही यूज किया जाएगा और किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। नाउ दिस इज योर 73 का सबसेक्शन नंबर 5। यही है सिर्फ हमारा सेक्शन का कवरेज। इसके बाद अब यहाँ पे 10 से लेके आपके 24 तक चलेंगे। ये सारे के सारे जो हैं ये एज पर रूल्स हैं, मतलब कंपनी रूल्स के अंदर ये सारे प्रोविजंस हैं जिसको कि हमें कंप्लाई करना होता है। लेकिन जो सेक्शन वाइज थे वो सेक्शन वाइज का एरिया यहीं तक था, 9 तक। आपको एग्जाम में सारे कोट करने हैं, ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज वाले करने हैं उसके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, रूल्स के नहीं मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं है। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, सारा सारा प्रोविजन है, वो सारा सारा अप्लाई होता है, तो सारा सारा आपके आंसर का पार्ट बनता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको यही ब्रेक कर रहे हैं। जो रूल्स वाला पार्ट है उसको सेपरेटली लेके चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। इसी की कंटिन्यूएशन में एक ही आंसर चल रहा है, ऐसा नहीं कि दो अलग आंसर है, तो उसके माइंड में लेके कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, दो अलग चीज है, एक ही चीज है, बट हम दो बस पार्ट बना रहे एक तरीके से वीडियो के लिए।